इस इखलाकियात के साथ लिथुआनिया बाल्टिक सी का एक छोटा सा मुल्क है, आबादी 28 लाख है। ये 50 साल सोवियत यूनियन के कब्जे में रहने के बाद 1990 में आजाद हुआ। ये पहला मुल्क था जिसने 1990 में रूस से मुकम्मल आजादी का ऐलान किया और लिथुआनिया के बाद पूरी सोवियत यूनियन टूट गई। आप अगर आज भी सोवियत यूनियन के ब्रेकअप की पुरानी तस्वीरें या फिल्में देखें तो आपको इनमें लीनियन का दियो हैकल मुजस्मा गिरता दिखाई देगा। ये मुजस्मा लिथुआनिया के दारुल हुकूमत विल्नियस में गिराया गया था और इसके गिरने के साथ ही आहनी पर्दा भी तार तार हो गया था और फिर देखते ही देखते यूएसएसआर 15 मुल्कों में तकसीम हो गया। लिथुआनिया को आजाद हुए सिर्फ 32 साल हुए हैं, लेकिन ये 32 वर्षों में न सिर्फ यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है बल्कि ये मुआशी लिहाज से भी पाकिस्तान से बहुत आगे है। ये बायोटेक्नोलॉजी और लेजर टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। आसिफ अली जरदारी के सदारती दौर में इस लिथुआनिया को आजाद हुए सिर्फ 20 साल हुए थे। 2010 में लिथुआनिया के एक वजीर पाकिस्तान के दौरे पर आए। वजारत दाखिला ने बड़ी मुश्किल से सदर जरदारी को वजीर से मुलाकात के लिए राजी किया। चाय के दौरान सदर ने वजीर से पूछा, आपकी आबादी कितनी है? वजीर ने जवाब दिया, 2 मिलियन सदर, 2 मिलियन। सदर ने हंसकर कहा, मैं कराची के जिस सेक्टर में रहता हूँ उसकी आबादी आपके पूरे मुल्क से ज्यादा है। वजीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी मैं जानता हूँ। सदर ने उसके बाद पूछा, आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी हैं? वजीर ने जवाब दिया, $50 बिलियन। सदर जरदारी बिलियन को मिलियन समझे और हंस कर कहा, आप लोग 50 मिलियन में मुल्क कैसे चला रहे हैं? वजीर ने आजिजी से जवाब दिया, सर मैंने अर्ज किया था 50 बिलियन। सदर जरदारी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। हमारी कुल एक्सपोर्ट्स उस वक्त $20 बिलियन थी और आबादी 18 करोड़ थी, लिहाजा सदर का चौंकना बनता था। सदर ने उससे पूछा, आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं? उसने जवाब दिया, हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स लेजर और बायोटेक्नोलॉजी हैं। हमने 15 साल कबल 2 दर्जन कंपनियां बनाई थीं और ये अब बायोटेक्नोलॉजी और लेजर में दुनिया को लीड कर रही हैं। सदर ने पूछा, आपकी कामयाबी की 3 बड़ी वजूहात क्या हैं? वजीर ने हंसकर जवाब दिया, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेलनेस 1569 में बनी थी, पहली वजह यह है। दूसरी वजह टैक्स सिस्टम। लिथुआनिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इनफरादी और तिजारती दोनों सतहों पर सिर्फ 15% टैक्स लेता है। और तीसरी वजह, हम अपने प्रोफेसर्स और ताजिरों दोनों को इज्जत देते हैं और इन दोनों ने मुल्क को बाइज्जत बना दिया। मुलाकात खत्म हो गई। ये वाकया सुनाने के बाद मेरा आपसे एक सवाल है, हम लोग पहली दुनिया को पहली दुनिया और तीसरी दुनिया को तीसरी दुनिया क्यों कहते हैं? आप यकीनन 10-15 वजूहात बताएंगे, लेकिन मेरी नजर में तीसरी दुनिया तीसरे दर्जे की सोच और तीसरे दर्जे की इखलाकियात की वजह से तीसरी दुनिया कहलाती है। आप आज इनफरादी सतह पर अपनी इखलाकियात और सोच को पहले दर्जे पर ले जाएं, आप कल फर्स्ट वर्ल्ड के फर्स्ट पर्सन बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जब कोई मुल्क अपनी सोच और अपनी इखलाकियात को पहले दर्जे पर ले आता है तो फर्स्ट वर्ल्ड में दाखिल हो जाता है। हम अगर आज अमेरिका में पाकिस्तानी सोच और इखलाकियात नाफिज कर दें तो दुनिया की वाहिद सुपर पावर चंद बरसों में पाकिस्तान बन जाएगी। और हम अगर आज पाकिस्तान में अमरीकी कैरेक्टर और अमरीकी थिंकिंग ले आए तो हम चंद बरसों में अमरीका के रास्ते पर चल निकलेंगे। हमें ये समझना होगा, दुनिया में सिस्टम अहम नहीं होता, सिस्टम चलाने वाले लोग अहम होते हैं। लातीनी अमेरिका के 25 मुल्कों में अमरीकी सिस्टम है, लेकिन उनमें से कोई एक मुल्क भी अमरीका नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ सिस्टम है, सोच और इखलाकियात नहीं। चुनाचे वहां सिस्टम फेल हो गया। हमारा मसला भी सिस्टम नहीं है, इखलाकियात और सोच है। और सोच की हालत यह है, मुस्तफा नवाज खोकर 10 नवंबर तक पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे। उन्होंने आजम सवादी के हक में 3 ट्वीट कर दी और आसिफ अली जरदारी ने फारूक एच नाइक के जरिए उनसे इस्तीफा ले लिया। यह है हमारा इखलाकी मयार। यानी हम अपने सेनेटर्स को भी इख्तलाफ का हक नहीं देते, हमें ये भी गुलाम चाहिए। मेरे मुस्तफा नवाज खोकर के वालिद हाजी नवाज खोकर के साथ पुराने ताल्लुकात थे। हाजी साहब का ज्यादा वक्त मलिक रियाज के साथ गुजरता था। मेरी उनके साथ 90% मुलाकातें मलिक साहब के घर पर हुई। वो एक शानदार और जहां दीदा इंसान थे। मैं दिल से उनकी इज्जत करता था, लेकिन मुस्तफा नवाज खोकर कैरेक्टर में वालिद से भी कई गुना आगे निकल गए। पार्टी ने उन्हें 2018 में सिंध की सीट से सेनेटर बनाया। ये उन पर बहुत बड़ी सियासी मेहरबानी थी, लेकिन ये उस मेहरबानी के बावजूद पार्टी से इख्तलाफ करते रहे। पीपल्स पार्टी ने मार्च 2021 में यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए बाप पार्टी के वोट ले लिए। मुस्तफा नवाज खोकर ने इस हिमाकत पर पार्टी से खुलकर इख्तलाफ किया। उनका कहना था, हमने चंद दिन कबल बाप पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और हम आज एक छोटी सी सीट के लिए उनसे वोट ले रहे हैं। क्या ये इखलाकी तौर पर ठीक है? दूसरा, हमने नून लीग से वादा किया था हम ये सीट उन्हें दे देंगे, लेकिन हम नून लीग से वोट लेने के बाद वादे से फिर गए। पार्टी इन रिमार्क्स पर उनसे नाराज हो गई। ये उस वक्त बिलावल भुट्टो के तर्जुमान थे। ये ओहदा उनसे वापस ले लिया गया। ये उस वक्त भी मुस्ताफी होने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू हो गया और इस्तीफे का मामला टल गया। अब इनकी गुस्ताखी पसंद नहीं की गई और इनसे इस्तीफा ले लिया गया। यूं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख के पहले सेनेटर बन गए जिनसे सिर्फ 2 ट्वीट्स की वजह से इस्तीफा लिया गया। मुझे भी सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर के ख्यालात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं मैं उनके हक के इख्तलाफ को ही सल्ब कर लूं। ये रवैया तो खानदान गुलामा के दौर में भी नहीं होता था।
اس زمانے میں بھی قطب الدین ایبک اپنے بادشاہ شہاب الدین غوری سے اختلاف کر لیا کرتا تھا اور بادشاہ اس گستاخی کے باوجود اسے تخت سے محروم نہیں کرتا تھا، مگر آج 2 ٹویٹس کے بعد سینیٹر سے سینیٹرشپ واپس لے لی جاتی ہے۔ اور کیا یہ روایات سیاسی، جمہوری اور اخلاقی ہیں؟ کیا ہم اس سوچ اور اس اخلاقیات کے ساتھ یہ ملک چلا سکیں گے؟ میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور میں پچھلے 15 برسوں کی تاریخ کو ملک کی اہم ترین تاریخ سمجھتا ہوں اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان 15 برسوں نے ہماری ساری جمہوری غلط فہمیاں دور کر دی ہیں۔ ان برسوں نے ثابت کر دیا ملک میں صرف 2 حقیقتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور اقتدار، اور سیاستدان اقتدار کے لیے کسی بھی سطح پر جا سکتے ہیں۔ آپ دور نہ جائیے، آپ فروری 2022 کے اخبارات اور ٹیلی ویژنز کے ویڈیو کلپس نکال کر دیکھ لیجئے اور اس کے بعد اپریل کے کلپس اور اخبارات کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو ملک کا مستقبل سمجھ آ جائے گا۔ آپ کو آج کی حکومت 12 جماعتوں کے ساتھ عمران خان کی جگہ کھڑی نظر آئے گی اور اپریل کے بعد عمران PDM کے چوک میں دکھائی دیں گے، اور یہ سب لوگ مل کر صرف ایک کام کرتے نظر آئیں گے، اور وہ کام ہے اسٹیبلشمنٹ کو رام کرنا۔ PDM کے ارکان 4 سال اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرتے رہے اور یہ کام آج عمران خان کر رہے ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، اگر آج عمران خان کے لیے گیٹ نمبر 4 کھل جاتا ہے تو یہ کل کیا کہیں گے اور اس کے بعد PDM کا کیا رسپانس ہوگا؟ آپ دل پر دوسرا ہاتھ رکھ کر یہ جواب بھی دیجئے گا، کیا ہم اس اخلاقیات کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ چین کے دانشور کنفیوشس نے 2500 سال قبل کہہ دیا تھا، انسان اگر کریکٹر کھو دے تو یہ سب کچھ کھو دیتا ہے، اور ہم بدقسمتی سے من حیث القوم اس جوہر سے محروم ہو چکے ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکر ان حالات اور اس اخلاقیات میں واقعی ایک ہیرا انسان ہیں، اور ان میں کم از کم اپنے ضمیر کے مطابق آواز اٹھانے کی جرت تو ہے، جبکہ باقی تمام لوگ بڑے بڑے ناموں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں اور سانس تک لینے کی غلطی نہیں کر رہے۔ اور یہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے لتھونیا فرسٹ ورلڈ اور ہم تھرڈ ورلڈ ہیں۔ نوٹ: میں نے تازہ ترین سیاسی واقعات کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، یہ سلسلہ تیسری قسط کے بعد رک گیا۔ یہ سلسلہ ایکسپریس کی ایڈیٹوریل لائن سے مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا میں نے غیر ضروری ایڈیٹنگ کی وجہ سے یہ روک دیا۔ تاہم میں یہ مضمون مکمل کر کے اسی ہفتے میں اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دوں گا، آپ اس کا وہاں مطالعہ کر لیجئے گا۔